बलबन एक मध्य एशियाई तुर्किक कुलीन का पुत्र था। बचपन में उसे मंगोलों ने पकड़ लिया, गजनी ले गए और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी को, जो एक सूफी थे, गुलाम के रूप में बेच दिया। ख्वाजा उसे 1232 में अन्य दासों के साथ दिल्ली ले आए, जहां उसे और अन्य गुलामों को सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने खरीद लिया, जो स्वयं मूल रूप से एक बंदी इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश के 40 तुर्क दासों के प्रसिद्ध समूह का सदस्य था। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बलबन सुल्तान इल्तुतमिश का तुर्की गुलाम था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के उपरांत बलबन को खरीद लिया। अपनी योग्यता के कारण ही बलबन इल्तुतमिश के समय में राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र बन गया। बलबन की पुत्री सुल्तान मुइजुद्दीन बहराम शाह को ब्याही थी, जिसने उसे अपना मंत्री तथा सहायक नियुक्त किया था। नसीरुद्दीन की मृत्यु के उपरांत 1266 ई में अमीर सरदारों के सहयोग से वह गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार वह इलबारी जाति का द्वितीय शासक बना। बलबन जातीय श्रेष्ठता में विश्वास रखता था, इसीलिए उसने अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में उल्लिखित तुरानी शासक के वंश अफरासियाब से जोड़ा। अपने पौत्रों का नामकरण मध्य एशिया के ख्याति प्राप्त शासक कैकुबाद इत्यादि के नाम पर किया। उसने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्तियों को नियुक्त किया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। तुर्क अमीरों को शक्तिशाली होने से रोका। अपने शासनकाल में हुए एकमात्र बंगाल का तुर्क विद्रोह, जहां के शासक तुगरल खां बेग ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, की सूचना पाकर बलबन ने अवध के सूबेदार अमीन खां को भेजा, परंतु वो असफल होकर लौटा। अतः क्रोधित होकर बलबन ने उसकी हत्या करवा दी और उसका सिर अयोध्या के फाटक पर लटका दिया और स्वयं इस विद्रोह का बखूबी दमन किया। बंगाल की तत्कालीन राजधानी लखनौती को उस समय विद्रोह का नगर कहा जाता था। तुगरल बेग को पकड़ने एवं उसकी हत्या करने का श्रेय मलिक मुकद्दीर को मिला। इसके पहले तुगरल को पकड़ने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, इसलिए मुकद्दीर की सफलता से प्रसन्न होकर बलबन ने उसे तुगरिल-कुश की उपाधि प्रदान की। अपने पुत्र बुकरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त बलबन ने मेवातियों एवं कटेहर में हुए विद्रोह का भी दमन किया तथा दोआब एवं पंजाब क्षेत्र में शांति स्थापित की। इस प्रकार अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जिल्ले इलाही धारण को किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर मंगोल आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए बलबन ने एक सुनिश्चित योजना का क्रियान्वयन किया। उसने सीमा पर किलों की एक कतार बनवाई और प्रत्येक किले में एक बड़ी संख्या में सेना रखी। कुछ वर्षों के पश्चात उत्तर पश्चिमी सीमा को 2 भागों में बांट दिया गया। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का क्षेत्र शाहजादा मोहम्मद को और सुमन, समाना तथा कच्छ का क्षेत्र बुगरा खां को दिया गया। प्रत्येक शाहजादे के लिए 18,000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना रखी गई। उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज को पुनर्गठित करवाया, इमादुल मुल्क को दीवान-ए-अर्ज के पद पर प्रतिष्ठित किया तथा सीमांत क्षेत्र में स्थित किलों का पुनर्निर्माण करवाया। बलबन के सिद्धांत व उसकी नीति सल्तनतकालीन राजत्व सिद्धांत का प्रमुख बिंदु है। उसने दीवान-ए-अर्ज को वजीर के नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिससे उसे धन की कमी न हो। बलबन की अच्छी सेना व्यवस्था का श्रेय इमादुल मुल्क को ही था। साथ ही उसने अयोग्य एवं वृद्ध सैनिकों को वेतन का भुगतान नकद वेतन में किया। उसने तुर्क प्रभाव को कम करने के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा एवं पाबोस के प्रचलन को अनिवार्य कर दिया। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना राज्य के अंतर्गत होने वाले षड्यंत्रों एवं विद्रोह के विषय में पूर्व जानकारी के लिए किया। गुप्तचरों की नियुक्त बलबन स्वयं करता था और उन्हें पर्याप्त धन उपलब्ध कराता था। कोई भी गुप्तचर खुले दरबार में उससे नहीं मिलता था। यदि कोई गुप्तचर अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त नीति का पालन किया। इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन को प्राप्त होने वाली सफलताओं से तुर्क सरदारों का एक बड़ा दल उससे ईर्ष्या करने लगा था तथा वे उसे पद से हटाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने मिलकर 1250 ई में बलबन के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और बलबन को पदच्युत करवा दिया। बलबन के स्थान पर एक भारतीय मुसलमान इमादुद्दीन रेहान की नियुक्ति हुई। यद्यपि तुर्क सरदार सारे अधिकारों और सारी शक्ति को अपने ही हाथों में रखना चाहते थे, तथापि वे रेहान की नियुक्ति के लिए इसलिए राजी हो गए क्योंकि वे इस बात पर एकमत नहीं हो सके कि उनमें से बलबन के स्थान पर किसकी नियुक्ति हो।
बलबन ने अपना पद छोड़ना स्वीकार तो कर लिया, पर वह चुपके चुपके अपने समर्थकों को इकट्ठा भी करता रहा। पदच्युत होने के 2 वर्षों के अंदर ही बलबन अपने कुछ विरोधियों को जीतने में सफल हो गया। अब वो शक्ति परीक्षा के लिए तैयार था। बलबन ने पंजाब के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने वाले मंगोल लोगों से भी संपर्क स्थापित किया। सुल्तान महमूद को बलबन की शक्ति के आगे घुटने टेकने पड़े और उसने रेहान को बर्खास्त कर दिया। कुछ समय बाद रेहान पराजित हुआ और उसे मार दिया गया। बलबन ने उचित अनुचित तरीकों से अपने अन्य विरोधियों को भी समाप्त कर दिया। अब उसने राजसी प्रतीक छत्र को भी ग्रहण कर लिया, पर इतना होने पर भी तुर्क सरदारों की भावनाओं को ध्यान में रख वह सिंहासन पर नहीं बैठा। सुल्तान महमूद की 1265 में मृत्यु हो गई। बलबन ने सुल्तान को जहर देकर मार दिया और सिंहासन के अपने रास्ते को साफ करने के लिए उसके पुत्रों की भी हत्या कर दी। बलबन द्वारा अपनाए गए उपाय बहुत बार अनुचित और अवांछनीय होते थे, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके सिंहासन पर बैठने के साथ ही एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के युग का आरंभ हुआ। बलबन का विश्वास था कि आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करने का एकमात्र उपाय सम्राट के सम्मान और उसकी शक्ति को बढ़ाना है, और इस कारण वो बराबर इस बात का प्रयत्न करता रहा। बलबन ने सिंहासन के अपने दावे को मजबूत करने के लिए घोषणा की कि वह तुर्क योद्धा अफरासियान का वंशज है। राजसी वंशज से अपने संबंधों के दावों को मजबूत करने के लिए बलबन ने स्वयं को तुर्क सरदारों के अग्रणी के रूप में प्रदर्शित किया। उसने शासन के उच्च पदों के लिए केवल उच्च वंश के सदस्यों को स्वीकार करना आरंभ किया। खानदानी तुर्क सरदारों का स्वयं को अग्रणी बताते हुए भी बलबन अपनी शक्ति में किसी को, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों को भी हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं था। उसकी तानाशाही इस हद तक थी कि और तो और वह अपने किसी समर्थ की भी आलोचना सहन नहीं कर सकता था। उसका एक प्रधान कार्य चहलगानी की शक्ति को समाप्त कर सम्राट की शक्ति को मजबूत करना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह अपने संबंधी शेर खां को जहर देकर मारने में भी नहीं हिचका, लेकिन साथ साथ जनता के समर्थन और विश्वास को प्राप्त करने के लिए वह न्याय के मामले में थोड़ा भी पक्षपात नहीं करता था। अपने अधिकार की अवहेलना करने पर वह बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नहीं छोड़ता था। इस प्रकार गुलामों के प्रति दुर्व्यवहार करने पर बदायूं तथा अवध के शासकों के पिताओं को कड़ी सजा दी गई। राज्य की सभी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए बलबन ने हर विभाग में अपने जासूस तैनात कर दिए। आंतरिक विद्रोहों तथा पंजाब में जमे हुए मंगोलों से मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सेना का संगठन किया। इन मंगोलों से दिल्ली सल्तनत को गंभीर खतरा बना हुआ था। इसके लिए उसने सैनिक विभाग दीवान-ई-अर्ज को पुनर्गठित किया और ऐसे सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त किया जो अब सेवा के लायक नहीं रह गए थे, क्योंकि इनमें से अधिकतर सैनिक तुर्क थे और इल्तुतमिश के हिंदुस्तान आए थे। उन्होंने बलबन के इस कदम के विरोध में अपनी आवाज उठाई, पर बलबन ने उनकी एक न सुनी। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तथा दोआब में अल्तमश की मृत्यु के बाद कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ गई थी। गंगा यमुना दोआब तथा अवध में सड़कों की स्थिति खराब थी और चारों ओर डाकुओं के भय के कारण वे इतनी असुरक्षित थी कि पूर्वी क्षेत्रों से संपर्क रखना कठिन हो गया। कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्र में किले बना लिए थे और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। मेवातियों में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने का साहस आ गया था। बलबन ने इन तत्वों का बड़ी कठोरता के साथ दमन किया। डाकुओं का पीछा कर उन्हें बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया। बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के किलों को तोड़ दिया गया तथा जंगलों को साफ कर वहां अफगान सैनिकों की बस्तियां बना दी गईं, ताकि वे सड़कों की सुरक्षा कर सकें और राजपूत जमींदारों के शासन के विरुद्ध विद्रोहों को तुरंत कुचल सकें। इन कठोर तरीकों से बलबन ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। लोगों को अपनी शक्ति से प्रभावित करने के लिए उसने अपने दरबार की शान शौकत को बढ़ाया। वो जब भी बाहर निकलता था, उसके चारों तरफ अंगरक्षक तलवारें लिए चलते थे। उसने दरबार में हंसी मजाक समाप्त कर दिया और यह सिद्ध करने के लिए कि उसके सरदार उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, उसने सीजा और पैबोस के रिवाजों को आवश्यक बना दिया। ये और उसके द्वारा अपनाए गए कई अन्य रिवाज ईरानी थे और उन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसका विरोध करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसे समय में जब मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोलों के आक्रमण से अधिकतर इस्लामी साम्राज्य खत्म हो चुके थे, बलबन और दिल्ली सल्तनत को ही इस्लाम के नेता के रूप में देखा जाने लगा था। मेवातियों में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करने का साहस आ गया था। बलबन ने इन तत्वों का बड़ी कठोरता के साथ दमन किया। डाकुओं का पीछा कर उन्हें बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया।
बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में राजपूतों के किलों को तोड़ दिया गया तथा जंगलों को साफ कर वहां अफगान सैनिकों की बस्तियां बना दी गईं, ताकि वे सड़कों की सुरक्षा कर सकें और राजपूत जमींदारों के शासन के विरुद्ध विद्रोहों को तुरंत कुचल सकें। इन कठोर तरीकों से बलबन ने स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। लोगों को अपनी शक्ति से प्रभावित करने के लिए उसने अपने दरबार की शान शौकत को बढ़ाया। वो जब भी बाहर निकलता था, उसके चारों तरफ अंगरक्षक तलवारें लिए चलते थे। उसने दरबार में हंसी मजाक समाप्त कर दिया और यह सिद्ध करने के लिए कि उसके सरदार उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, उसने सीजा और पैबोस के रिवाजों को आवश्यक बना दिया। ये और उसके द्वारा अपनाए गए कई अन्य रिवाज ईरानी थे और उन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसका विरोध करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसे समय में जब मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोलों के आक्रमण से अधिकतर इस्लामी साम्राज्य खत्म हो चुके थे। 1286 ई में बलबन का बड़ा पुत्र अचानक एक बड़ी मंगोल सेना से घिर जाने के कारण युद्ध करते हुए मारा गया। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद की मृत्यु के सदमे को न बर्दाश्त कर पाने के कारण 80 वर्ष की अवस्था में 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। मृत्यु पूर्व बलबन ने अपने दूसरे पुत्र बुगरा खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के आशय से बंगाल से वापस बुलाया, किंतु विलासी बुगरा खां ने बंगाल के आराम पसंद एवं स्वतंत्र जीवन को अधिक पसंद किया और चुपके से बंगाल वापस चला गया। तदुपरांत बलबन ने अपने पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुना। दोस्तों, अगर आपको बलबन से जुड़ी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही कहानी और लेकर आए। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए कहानी शाम 6 बजे लेकर आएंगे।